गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो है कुछ सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स जो चली, जो बहुत से रिफॉर्मिस्ट थे, जो हमारी सोसाइटी में बहुत सी चीज़ें जो है जो गलत थी उनको सही करने के लिए या रिफॉर्म करना। रिफॉर्म मतलब क्या? रीफॉर्म, दोबारा से बनाना। एक फॉर्म है, पहले से कुछ चीज़ चली आ रही है, उसको उसमें थोड़ा बदलाव लाना। ये 19 और 20 सेंचुरी में जो रिफॉर्म हुए, जो वेरियस रिफॉर्ममेंट चली, चाहे वो गर्ल्स एजुकेशन है, चाहे वो विडो रीमैरिज है, चाहे वो सती का बैन है, चाहे वो कास्ट के अगेंस्ट है, चाहे वो चाइल्ड एजुकेशन है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में जो है हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो रिफॉर्म मूवमेंट जो 1920 सेंचुरी के, वो क्या है? एक सीरीज ऑफ एफर्ट है, लोगों के द्वारा कोशिशें की गई हैं। किसकी? कि हम इंडियन सोसाइटी को बेहतर बनाएं, उसके सोशल, कल्चरल और रिलीजियस प्रैक्टिसेस को, जो उसमें गलत चीज़ें हैं उसको हटाएं। ये मूवमेंट जो है ये प्राइमरी किसके रिस्पॉन्स में? जो कॉलोनियल, जो ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस हुआ ना इंडिया पे, और जो सोशल इनइक्वालिटी पैदा हुई उसकी वजह से, जो सुपरस्टिशन थे हमारे यहाँ, जब लोगों ने जब देखा ना, दुनिया को पहचाना, वेस्टर्न एजुकेशन जब इंडिया में आई, और जो ऑप्रेसिव कस्टम्स थे, जो इंडियन सोसाइटी में हमारे यहाँ जो ट्रेडिशंस थे, जो कल्चर्स थे, इनको ये रिफॉर्मर्स जो थे, जैसे कोई भी बड़ा है रिफॉर्मर है, उन्होंने क्या किया कि हम किसी तरीके से इस सोसाइटी को मॉडर्नाइज करेंगे। हम इंडियन सोसाइटी को जो है रैशनैलिटी और एजुकेशन की तरफ ले जाएंगे, सोशल जस्टिस की तरफ। तो रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में हम लोग बड़ी डिटेल वाइज पढ़ेंगे, इनके पाइनियर कौन थे और इनकी जो है ग्रेटर एफर्ट्स क्या थी, क्या इनका रिजल्ट निकला, ये सारी चीज़ें। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो रिस्पॉन्स, क्यों रिफॉर्म हुआ। देखो, रिस्पॉन्स टू सोशल जस्टिस एंड ऑपरेशन। अब जो सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है, चाहे वो रिलीजन को है, चाहे वो सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए थे, वो किसके लार्जली एक रिएक्शन था। किसका रिएक्शन था? जो हमारे सोसाइटी में जो इनजस्टिस, ना इंसाफ़ी हो रही थी इंडियन सोसाइटी के अंदर, जैसे कास्ट के बेस के अब पे हम लोग जो है एक दूसरे के साथ भेदभाव कर रहे थे, अनटचेबल के शूद्रा को छूना भी नहीं है। फिर चाइल्ड मैरिज है ना, सती है, चाइल्ड मैरिज, बच्चों की शादी करवा दी जा रही है 9, 2, 10, 10 साल के। सती, विडो बर्निंग के, जिसका पति मर गया उसे जला दिया जाए, या फिर दहेज का सिस्टम है। और रिफॉर्मर्स जो थे, जो बड़े बड़े, उन्हें ये था कि वो चाहते थे कि इन सिस्टम्स को चैलेंज किया जाए, इनकी खामियां बताई जाएं और प्रूफ बताया जाए कि पास्ट में, एंशिएंट टाइम्स में हमारी सोसाइटी में ऐसा कुछ भी नहीं था। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों ने ये सुपरस्टिशंस जो हैं पैदा कर दी हैं सोसाइटी में, ये पहले नहीं होते थे। चाहे वो हम रिलीजियस बुक्स को, वैदिक एरा टेक्स्ट को, उपनिषद को एग्जाम्पल लेके बताएं, अच्छा जो साइंटिफिक बुक्स हैं रीजनिंग की पूरी दुनिया में, उसको तो एक प्रूफ के साथ बताने की कोशिश की कि ये थिंग्स जो है एग्जिस्ट नहीं करती थी इंडियन सोसाइटी में जो आज हैं। तो रिफॉर्मर्स ने चैलेंज किया और इन प्रैक्टिसेस को पूरी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश की। उन्हें ये, वो दे बिलीव्ड वर कि ये इनह्यूमन चीज़ें, अनसाइंटिफिक है, और जो ट्रू टीचिंग है रिलीजन की, जो इंडियन रिलीजन्स ने जो सिखाया है हमें, उसके बिल्कुल खिलाफ है। तो रिस्पॉन्स किसके अगेंस्ट था? सोशल इनजस्टिस और ऑपरेशन। दूसरा था रिफॉर्म और मॉडर्नाइजेशन। देखो, जो रिफॉर्मर है ना, वो वेस्टर्न आइडिया जैसे रैशनैलिटी, जो रेनेसा के दौरान यूरोप में आई थी, ह्यूमनिज्म, साइंटिफिक थिंकिंग के थ्रू स्टैटिस्टिक्स, थ्रू थ्रू प्रूफ्स, नॉट थ्रू मेयरली के कोई चीज़ होती है तो होती है, कोई चीज़ होती है तो क्यों होती है, देयर शुड बी ए साइंटिफिक रीजन बिहाइंड समथिंग इज हैपनिंग। वो चाहते थे कि इंडियन सोसाइटी भी इस तरह से मॉडर्नाइज हो। कैसे हो सकती है? अगर हम एजुकेशन और इक्वालिटी जो है यहाँ प्रमोट करेंगे, अगर हम रैशनल थॉट्स यहाँ प्रमोट करेंगे कि हमें सुपरस्टिशन में बिलीव, हमें जादू टोने में बिलीव नहीं करना है। द थिंग्स विच वी कैन सी, which we can observe, which we can hear, which we can smell, we should only believe on those things. ठीक है? अब क्या है कि while still preserving इंडियन कल्चर, कि हमें इंडियन कल्चर जो है, इन सब चीज़ों पे हमने बिलीव करना है, एट द सेम टाइम हमें इंडियन कल्चर पे जो है, उसके ट्रेडिशंस पे बिलीव करते हुए हमें इन चीज़ों पे फोकस करना है। उन्होंने कहा कि हमें रैशनल इंटरप्रिटेशन करना चाहिए।
रिलीजियस टेक्स्ट बुक का, कि जो चीज़ें मुमकिन हैं रिलीजियस बुक्स में भी, जो चीज़ें इंटरप्रिटेशन जो है किसी चीज़ का, कि अपने हिसाब से हमें ये अनुमान लगाना है कि ये चीज़ें क्या कह रही हैं, समझे। और हमें ये सुपरस्टिशन से, ये ब्लाइंड रिचुअल जो अंधों की तरह हम लोग ये रिचुअल्स करते हैं ना, ये जादू टोना ये वो, इन चीज़ों से हमें दूर होना है। वो चीज़ें भी रिलीजियस चीज़ें नहीं करनी है जिनका कोई मायने ही नहीं है। तो रिफॉर्म और मॉडर्नाइजेशन दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ इन्होंने की कि प्रमोशन ऑफ के वुमेन्स राइट, कि वुमेन्स को भी उतने हक मिलने चाहिए। देखो, चाहे कॉलोनियल हो, चाहे मेडिवल हो, चाहे एंशिएंट वर्ल्ड हो, वुमेन्स वर नॉट गिवन इनफ राइट्स। तो इन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स जब ये चली इंडिया में, तो ये जो है वुमेन्स के राइट के एडवांसमेंट के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनके हक्स के लिए लड़े। जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ले लो, राजा राम मोहन रॉय है, ज्योतिबाई फूले है, इन्होंने एक्टिवली कैंपेन किया किसके अगेंस्ट, प्रैक्टिस जैसे सती है, या चाइल्ड मैरिज है, या डिनाइल ऑफ एजुकेशन टू वुमेन, कि औरतों को पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं। इन मूवमेंट्स की वजह से जो है ब्रिटिश के द्वारा, ब्रिटिश को प्रेशराइज किया गया और उन्होंने पास किया, जैसे बंगाल जो है सती रेगुलेशन 1819 में, और या फिर एज ऑफ कंसेंट है 1891 में पास किया गया, एज ऑफ कंसेंट चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए। हिंदू रीमैरिज एक्ट, जो हिंदू वुमेन्स कैन मैरी अगेन। तो ये वेरियस जो है एक्ट्स जो है पास किए गए, समझे। फिर आता है इक्वलिटी, सोशल इक्वलिटी और एंटी कास्ट मूवमेंट। देखो, कास्ट सिस्टम जो क्रिएट किया गया था सोसाइटी को डिवाइड करने के लिए, एक्चुअली अर्लियर जो है वैदिक पीरियड में सोसाइटी को डिवाइड करने के लिए बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है ये बेस्ड ऑफ ऑक्यूपेशन की जगह जो वर्ना सिस्टम था, उसकी जगह ये कास्ट सिस्टम हो गया बेस्ड ऑन बर्थ। तो ये एक बहुत बड़ा टारगेट था रिफॉर्मर का, कि हमें ये कास्ट सिस्टम के बेस पे जो इनइक्वालिटी, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसको ख़त्म करना है। चाहे वो रिफॉर्मर ले लो, BR अम्बेडकर है, चाहे वो प्रियार है, रामास्वामी हैं, ज्योतिबाई फूले हैं, इन्होंने ये जो रिजिड कास्ट सिस्टम था, कि जो एक बार जिस कास्ट में पैदा हो गया वो सारी ज़िंदगी उस कास्ट में रहेगा, और कास्ट की वजह से जो है उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाए। जो ऑपरेशन था दलित का, जो लोअर कास्ट लोगों के साथ जो गलत काम हो रहा था, इनके खिलाफ इन लोगों ने बोला। मूवमेंट जैसे आर्य समाज या ब्रह्मो समाज है, इन्होंने भी एडवोकेट किया कि अबोलिशन होना चाहिए अनटचेबिलिटी का, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है आज़ाद है, इंडिपेंडेंट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 में है, ठीक है। प्रमोशन के सोशली जो सोसाइटी में सब लोग बराबर होने चाहिए। देयर शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेस्ड ऑन देयर सेक्स और इन देयर कास्ट और ऑन देयर रिलीजन, ऑन देयर ऑक्यूपेशन। रिवाइवल ऑफ इंडियन कल्चर। देखो, 5वां टारगेट जो मैं बोल रहा हूँ जो इंडियन रिफॉर्मर का, ये था कि हमें जो है, हमें मोस्ट रिफॉर्मर के हमें रिवाइव करना और रिफॉर्म करना है इंडिया के जितने भी रिलीजन से, जो रिलीजन का असली एसेंस हुआ करता था, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कहीं ना कहीं जो है मिक्स आउट हो गया, डिफरेंट एलिमेंट्स आ गए इस रिलीजन में और जो ओरिजिनली नहीं थे, ठीक है, इंडिया के रिलीजन और उसके कल्चर में, और गोइंग बैक टू व्हाट दे परसीव्ड, जो ओरिजिनल और प्योर टीचिंग थी हिंदुइज्म की या दूसरे जो इंडिजिनस ट्रेडिशंस थे, जो यहाँ के रीतो रिवाज थे जो ओरिजिनल, हमें उन पे वापस जाना चाहिए। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो मिक्स हुआ है इसको हमें रोकना होगा। दे वॉन्टेड टू रिमूव ये सुपरस्टिशन जो है हमारे यहाँ, जो वहम नहीं है, कि जो रिचुअल हैं, जो आइडल वर्शिप है, जो इंडियन रिलीजियस प्रैक्टिसेस में आ गई है, इसको ख़त्म करना चाहिए। फॉर एग्जांपल राजा राम मोहन रॉय है, जो है ना, राजा राम मोहन रॉय, इनका और ब्रह्मो समाज जो है, इनका राजा राम मोहन रॉय का जो ब्रह्मो समाज, उन्होंने क्या रैशनल और मोनोथीसिटिक इंटरप्रिटेशन किया रिलीजन का। वहीं स्वामी विवेकानंद और उनके रामकृष्ण मिशन ने एम्फसाइज किया कि रिवाइवल होना चाहिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का, उनकी प्योर फॉर्म में। देयर शुड नॉट बी एन आइडल प्रैक्टिस, आइडल वर्शिप। इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन एंड साइंटिफिक थिंकिंग। अब एजुकेशन जो था वो सेंट्रल फोकस था बहुत सारे रिफॉर्म मूवमेंट्स का, और ये देखा भी जा रहा था एज ए की जिससे हम लोग सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं। रिफॉर्मर जैसे राजा राम मोहन रॉय है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, है ना, उन्होंने स्ट्रेस डाला कि मॉडर्न एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, और ख़ासकर इंक्लूडिंग जो वुमेन्स के लिए और लोअर कास्ट लोगों के लिए।
सोसाइटी एज ए होल तभी अपलिफ्ट हो सकती है जब जो है देयर शुड बी इन इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन फॉर ऑल, देयर शुड नॉट बी इनइक्वालिटी इन एजुकेशन। तो साइंटिफिक सब्जेक्ट स्टडी करनी चाहिए, साइंटिफिक सब्जेक्ट की, मॉडर्न ज़ुबानों की, इंग्लिश लैंग्वेज को जो है टू एक्सपोज के इंडिया को जो वेस्टर्न थॉट्स हैं, जो रीज़न है, लॉजिक है, प्रोग्रेस है, अगर उसको एक्सपोज करना है तो देर इज़ नेसेसरी दैट दे शुड बी इंट्रोड्यूस टू इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, फिर आगे चलते हैं 7 के रिलीजियस सेंक्रेसिज्म और टॉलरेंस। मतलब बहुत सारे रिफॉर्मर्स ने ये एडवोकेट किया कि रिलीजियस टॉलरेंस और इंटरफेथ डायलॉग, मतलब एक दूसरे रिलीजन की तरफ जो है आपको जो है यू शुड बी टॉलरेंट टुवर्ड इट, तुम्हें वॉयलेंस नहीं, तुम्हें कम्युनलिज्म में नहीं बिलीव करना, यू शुड नॉट हेट अदर्स रिलीजन। ठीक है, कि ब्रिज डिवाइड बिटवीन जो डिफरेंट रिलीजन कम्युनिटीज़ के बीच में डिवाइड है उसमें एक ब्रिज क्रिएट होना चाहिए। यू शुड टॉक अबाउट डिफरेंट रिलीजियस डायलॉग्स होने चाहिए इंटरफेथ में कि तुम्हारे रिलीजन में ये है, मेरे में ये है ना। द रिलीजन हैज़ ऑल गुड थिंग्स, यू हैव टू टेक गुड थिंग्स फ्रॉम ऑल अदर रिलीजन। पर्टिकुलरली जो हिंदुइज्म और मुस्लिमिज्म है, ये जिन्होंने स्पिरिचुअल वैल्यूज़ और आइडियाज़ जो शेप किए, फिगर जैसे स्वामी विवेकानंद है या फिर राजा राम मोहन राय है, इन्होंने प्रमोट किया आइडिया यूनिवर्सलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म के, स्पिरिचुअल यूनिटी के। एम्फसाइज किस पे ध्यान डाला कि सारे रिलीजन जो है अल्टीमेटली लीड करते हैं एक ही सच की तरफ। इन रिफॉर्मर्स ने जो है रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनियल रूल, बहुत से रिफॉर्म मूवमेंट्स देखो ओवर्टली एकदम पॉलिटिकल नहीं थी, लेकिन सब में कहीं ना कहीं एंटी कॉलोनियल जो है अंडरटोन थे। बहुत सारी ब्रिटिश जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन है उन्हें हमेशा इन रिफॉर्म मूवमेंट से कहीं ना कहीं खतरा अथॉरिटी के लिए दिखा, देयर इज अ थ्रेट टू देयर अथॉरिटी। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन है, जैसे उन्होंने आर्ग्यू किया कि इंडियन स्पिरिचुअलिटी को रिवाइव करना चाहिए, जिसकी वजह क्योंकि किसके काउंटर में, ताकि ये जो मॉरल और हमारे कल्चरल डिक्लाइन हुआ हमारे ब्रिटिश रूल के अंदर इंडियंस का, उसके अगेंस्ट काउंटर करना चाहिए। जो इंटेलेक्चुअल रेजिस्टेंस है सोशल रिफॉर्म्स के साथ कंबाइन करना चाहिए और पार्ट बनना चाहिए, एक बड़े बिकेम पार्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, पार्ट बना इन रिफॉर्म मूवमेंट्स जो 18 सेंचुरीज़ में हुई, जो 19 सेंचुरी में हुई, वो कहीं ना कहीं 20 सेंचुरी में जो है इंडिपेंडेंस मूवमेंट में बहुत काम आए। इंक्लूसिव मूवमेंट, देखो कुछ मूवमेंट जो है वो कुछ स्पेशली फोकस्ड के मार्जिनलाइज ग्रुप्स को अपलिफ्ट करना है सोसाइटी में। ठीक है, फॉर एग्जांपल ज्योतिबाई फूले ने जो काम किया अनटचेबल्स के लिए या लोअर कास्ट के लिए, इनकी इम्प्रूव करने के लिए उनकी सोशल एजुकेशन और इकोनॉमिक कंडीशंस को। डॉक्टर BM अम्बेडकर ने लेटर ऑन उनका एजेंडा फॉरवर्ड था कि कैसे डिप्रेस्ड क्लासेस को, लेटर शेड्यूल कास्ट जो है मूवमेंट चलाए कि इनको सोशल जस्टिस सोसाइटी में मिलना चाहिए, इनको अपलिफ्टमेंट होना चाहिए अनटचेबल्स का सोसाइटी में, इनकी जो कंडीशंस है। और वही जो है 1947 के बाद जो है रिजर्वेशन इन्हें एक एफर्मेटिव एक्शंस के जो है रूप में मिला। ठीक है, देखो सोशो रिलीजियस जो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट है 19 और 20 सेंचुरी की, ये जो है इनके बारे में हम लोग जो है बड़ी चीज़ें डिस्कस की, किस किस तरह के जेंडर इक्वालिटी पे, प्रमोट एजुकेशन, इंडियन सोसाइटी, रिलीजियस टॉलरेंस, जो सारी चीज़ें हमने पढ़ी। अब हम लोग कुछ वेरियस इंस्टीट्यूशंस या वैसे रिफॉर्मर के बारे में पढ़ेंगे, उनके काम, उन्होंने क्या क्या रिफॉर्म मूवमेंट्स किए इंडिया में, किस तरह के सोशल, कल्चरल या एजुकेशनल या कौन से। ठीक है, सबसे पहला हम देखेंगे ब्रह्मो समाज, जो कब बना 1828 में, कहाँ पे, बंगाल में, जो लेटर जिनको राजा राम मोहन रॉय ने, लीडर इसके कौन थे, राजा राम मोहन रॉय। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि देखो इनके कुछ काम थे, इनके कुछ मकसद था कि हमने एबॉलिश करना सती जो विडो की री बर्निंग है उनको हमने। तो राजा राम मोहन रॉय ने किसके अगेंस्ट कैंपेन किया, जो प्रैक्टिस है सती के, जो काम सती जैसी चीज़ें जो की जाती हैं जो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थी इंडिया में, और ये इन्फ्लुएंस करने में सक्सीड भी हुए जब सती बंगाल में जो है 1829 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया बंगाल सती रेगुलेशन। हिंदुइज्म में वो रिफॉर्म करना चाहते थे, उन्होंने जो है रिजेक्ट किया कि हमें आइडल वर्शिप नहीं करनी चाहिए, बुत पूजा नहीं करनी चाहिए, और एडवोकेट किया कि वर्शिप ऑफ वन गॉड, एक गॉड की हमें सिर्फ पूजा करनी चाहिए। और द समाज ने जो है प्रमोट किया आइडिया कैसे, मोनोथिस्टिक और रैशनल रिलीजन बेस्ड ऑन किसकी टीचिंग पे, उपनिषद की टीचिंग्स पे।
वुमेन राइट के लिए एडवोकेट किया, वुमेन एजुकेशन के लिए, चाइल्ड मैरिज को अबॉलिश करने के लिए उनके एफर्ट्स ने जो है फाउंडेशन ले की। ये वन ऑफ द पाइनियर थे जो है रिफॉर्म मूवमेंट्स में इंडिया में, ठीक है, वुमेन राइट्स के। तो बाद में जो है इनकी बातें सुनकर बहुत लोग आ गए, जैसे आर्य समाज 1875 में जो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा था। इनका की ऑब्जेक्टिव था कि वैदिक ह्यूमनिज्म हिंदुइज्म को रिवाइव करना है। जो आज का हिंदुइज्म है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है इंटरमिक्स हुई हैं, तो वो जो प्रैक्टिसेस को जो है ख़त्म करना और जो ओरिजिनल हिंदुइज्म था जो वैदिक पीरियड का था उसको रिवाइव करना है। उन्होंने प्रमोट किया कि हमें वेदास की तरफ लौट के जाना है, रिटर्न टू वेदास, और क्रिटिसाइज के जो रिचुअल है, आइडल वर्शिप और जो प्रैक्टिस है जैसे अनटचेबिलिटी है, इन सारी चीज़ों को सोसाइटी से ख़त्म करना है, ठीक है। उन्होंने एम्फोसाइज किया कि रैशनलिज्म और मोनोथिज्म होना चाहिए हिंदुइज्म में, ठीक है। वी शुड नॉट प्रेज, मतलब मल्टीपली आइडल वर्शिप नहीं होनी चाहिए, वी शुड नॉट प्रेज, वी देयर इज यू शुड बिलीव इन वन गॉड, ओके। रैशनलिज्म होना चाहिए, रैशनल थॉट्स होने चाहिए, वी नॉट इरेशनली, हमें कुछ भी रिचुअल्स कुछ भी प्रैक्टिसेस नहीं करनी चाहिए, ओके। फिर उन्होंने जो है सोशल रिफॉर्म में आर्य समाज ने एडवोकेट किया एबॉलिशन, कास्ट सिस्टम को जो है ख़त्म करना चाहिए इंडियन सोसाइटी से, चाइल्ड मैरिज को ख़त्म करना चाहिए इंडियन सोसाइटी से, अनटचेबिलिटी को ख़त्म करना चाहिए इंडियन सोसाइटी से, ठीक है। और उन्होंने प्रमोट किया एजुकेशन फॉर ऑल, ठीक है, मतलब इंक्लूडिंग वुमेन, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन वुमेन्स के लिए भी, ओके। वैदिक एजुकेशन दयानंद सरस्वती ने, जो स्वामी दयानंद थे, उन्होंने इन्फोसाइज किया कि जो वैदिक एजुकेशन है, जो एस्टेब्लिशमेंट है गुरुकुल्स का, ठीक है, बच्चों को पढ़ाने के लिए वैदिक स्कल्पचर्स को, किताबों को पढ़ाने के लिए और मॉडर्न सब्जेक्ट साथ में, तो ये एक कॉम्बिनेशन मॉडर्न सब्जेक्ट का और वैदिक स्कल्पचर्स का, दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है इन्होंने एडवोकेट किया कि गुरुकुल एस्टेब्लिश होने चाहिए जो एंशिएंट इंडिया में होते थे, जहाँ दोनों किस्म की पढ़ाई हो। तो ये आर्य समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया? स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है थियोलॉजिकल, जो थियोलॉजिकल सोसाइटी, देखो ये भी 1875, ये हेलेना जो पेट्रोवेना है और कर्नल हेनरी स्टील के द्वारा, ये जो है ये ईस्टर्न और वेस्टर्न एजुकेशन दोनों का सिंथेसिस, दोनों को मिलाकर, मतलब जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थे उसका ये एम था कि हम जो वेस्टर्न रैशनल एजुकेशन है, जो रैशनैलिटी पे बेस है, जो साइंटिफिक पे बेस है, और जो ईस्टर्न जो स्पिरिचुअलिटी की है, मतलब वेस्टर्न जो ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी की है और जो वेस्टर्न साइंस और फिलोसफी है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे, कि आइडिया ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, और हार्मोनाइज करेंगे डिफरेंट रिलीजन को, रिलीजियस ट्रेडिशंस को एक साथ मिलाकर हम जो है ये फिलोसफी बनाएंगे। अब रिफॉर्म किए गए हिंदू थियोलॉजी थियोसॉफी जो कंट्रीब्यूशन था उसका कि हम लोग हिंदुइज्म में रिफॉर्म करेंगे, इनकरेज करेंगे कि अंडर पहले लोग जो हिंदू कल्चर से उनको तो पढ़े, उनकी तो प्रैक्टिस करें ना, ठीक है। वो जो प्रैक्टिसेस जो लिखी गई हैं हिंदू कल्चर्स में, लोग किताबें पढ़ नहीं ले गए, सुन के ज्ञान जो है लोगों का वो कर रहे हैं। तो प्रमोशन ऑफ वुमेन राइट्स, बोथ जो ब्लेवेंटिस का था और ओलकॉट थे, उन्होंने एडवोकेट किया कि औरतों को जो है और हक मिलने चाहिए, चाहे इन सोसाइटी और इन एजुकेशन, है ना, दोनों जगह पे उन्होंने फोकस किया कि वुमेन्स की जो कंडीशन है इंडियन सोसाइटी में उसको और बेहतर किया जाए, फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन्स, ओके, ठीक है। फिर आता है 1867 में आता है प्रार्थना समाज। देखो ये किसके द्वारा किया गया? जो प्रार्थना समाज है ये 1867 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट होती है। अतमारम जो है पदुरंग या महर्षि कारवे और डॉक्टर जे.एल. मेहता के द्वारा। इनके की ऑब्जेक्टिव क्या थे? कुछ की ऑब्जेक्टिव इनके थे कि इन्हें रिलीजियस रिफॉर्म करने। प्रार्थना समाज जो एस्टेब्लिश किया गया कि हिंदुइज्म को रिफॉर्म करने के लिए जो प्रैक्टिसेस हैं जैसे आइडल वर्शिप की, उनको रिजेक्ट करने के लिए, अनटचेबिलिटी को ख़त्म करना है, जो छूत छात है ना कि किसी को नहीं छूना है, ये गंदे, ये शुद्राइज हैं, ये हैं वो हैं, चाइल्ड मैरिज को रोकना है, ये इनके ऑब्जेक्टिव थे। इन्होंने क्या? प्रमोशन ऑफ सोशल, देखो समाज ने जो है एजुकेशन फॉर वुमेन प्रमोट किया, ठीक है। री मैरिज, जो विडोज़ हो जाती है जिनके पति मर जाते हैं वो दोबारा शादी कर सकते हैं, इसको प्रमोशन दी। कास्ट सिस्टम को अबॉलिश किया करने की बात की, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन की, हिंदू प्रैक्टिसेस को मॉडर्नाइज करना है आज के दौर के हिसाब से। हमें आज भी प्रीमिटिव जो है फॉलो कर रहे हैं चीज़ें। ये प्रमोट किया कि आइडिया जो है रैशनल वर्शिप, कि
अगर हम वर्शिप कर रहे हैं, क्या वो रैशनल है भी कि इरेशनल है? आर द प्रैक्टिसेस वी आर फॉलोइंग वाइल वर्शिपिंग इज आर दे रैशनल? और क्या है, सोशल इक्वालिटी लाने की कोशिश की थ्रू स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। फिर जो है सत्सोदक समाज आता है, जो ज्योतिबाई फूले के द्वारा 1873 में जो है महाराष्ट्र में जो है फाउंडेड बाई कौन? ज्योतिबाई फूले। अब सत्यशोधक समाज का क्या था ऑब्जेक्टिव? कि हमें कास्ट सिस्टम को ख़त्म करना है। ज्योतिबाई फूले ने बहुत कैंपेन किया अगेंस्ट जो है जो लोअर कास्ट के साथ जो गलत ट्रीटमेंट होता है। ज्योतिबाई फूले ने क्रिटिसाइज़ किया कि किस तरीके का जो है एक ओप्रेसिव कास्ट सिस्टम है इंडिया में और इसको ख़त्म होना चाहिए। उन्होंने जो है एमेंसिफिकेशन लोअर कास्ट लोगों और अनटचेबल्स के लिए काम किया। उन्होंने सत्सोदक समाज बनाया सोशल इक्वलिटी प्रमोट करने के लिए। एजुकेशन फॉर ऑल, देखो फूले ने स्ट्रांगली एडवोकेट किया आइदर दे आर अ वुमेन या लोअर कास्ट है स्पेशली, या दलित वो गर्ल्स हैं या मैन हैं, वुमेन हैं, चिल्ड्रंस हैं, आइदर दे आर अपर कास्ट लोअर कास्ट, ऑल शुड हैव एक्सेस टू एजुकेशन। वुमेन राइट्स के लिए उन्होंने चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट कैंपेन की। उन्होंने विडो रीमैरिज को प्रमोट किया। उन्होंने एग्जाम्पल सेट की फॉर फ्यूचर सोशल रिफॉर्म इन इंडिया में। ये कुछ वन ऑफ द अर्लियर्स जो पाइनियर थे रिफॉर्म मूवमेंट्स की इंडिया में। ठीक है, उसके बाद आता है यंग बंगाल मूवमेंट। देखो यंग बंगाल जो मूवमेंट है वो स्टार्ट हुई थी, एक ग्रुप ऑफ यंग जो है पीपल थे जो एंग्लो इंडियंस थे, जो अपर कास्ट जो बंगाली स्टूडेंट हैं हिंदू कॉलेज कलकत्ता में उन 1820 और 1830 के बीच में। ठीक है, ये मूवमेंट जो है वेस्टर्न आइडिया से जो है इंस्पायर्ड थी, स्पेशली जो फ्रेंच और ब्रिटिश के जो रिफॉर्म मूवमेंट्स थे। ठीक है, तो ये यंग लोग इंटेलेक्ट लोग थे, उन्होंने जो है ट्रेडिशनल सोशल और रिलीजियस नॉर्म्स पर्टिकुलरली जो है जो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी और सुपरस्टिशन और रिचुअल प्रैक्टिसेस के ठीक है खिलाफ। तो इसके जो मेन लीड थे जो हेनरी डेरोजा, ठीक है, जो 1809 से 1831 के बीच में जो है बड़ी यंग एज के जो 20-21 साल के लोग 22 में जो है पैदा हुए थे और मर गए। ये एक एंग्लो इंडियंस थे। ठीक है, इंग्लिश थे पर इंडियन फैमिली, इंडियन एंग्लो इंडियन थे, मिक्स ब्रीड थे, कलकत्ता में पैदा हुए थे। ये एक वेल एजुकेटेड और बोथ इंडियन आइडिया से भी एक्सपोज हुए क्योंकि बंगाल में ही पैदा हुए बड़े हुए, बट ही वॉज फ्रॉम इंग्लैंड, तो वेस्टर्न फिलोसफिकल थॉट से भी इंस्पायर्ड थे। ठीक है, तो डेरोजा बिकेम द टीचर एट हिंदू कॉलेज इन 1826 में ये हिंदू कॉलेज के एक टीचर बनते हैं और वो पढ़ाते हैं यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर, पोइट्री और फिलोसफी। उनकी टीचिंग में बड़ा ही प्रफाउंड इन्फ्लुएंस हुआ उनके स्टूडेंट्स पे और बहुत सारे जो है की फिगर थे इस यंग जो बंगाल मूवमेंट है। फिलोसफिकल और इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस, देखो डेरोजा जो है डीपली इन्फ्लुएंस थे जो इनलाइटनमेंट थिंकर है जैसे जॉन लॉक के, रूसो है, वोल्टेयर है, और उन्हें लगता था कि रीज़न, साइंस और रैशनैलिटी से हम बहुत कुछ बदल सकते हैं सोसाइटी में। ठीक है, उन्होंने स्टूडेंट्स को जो है बहुत इनकरेज किया कि वो हर चीज़ पे क्वेश्चन करें। क्वेश्चन करना चाहिए अपने ट्रेडिशनल रिलीजियस डोगमास को, जो सुपरस्टिशन से, जो रिजिड सोशल स्ट्रक्चर है हमारे सोसाइटी का, उसको क्वेश्चन करना चाहिए। अगर ये ऐसा है तो क्यों है, वाई देयर इज सच ए थिंग इन ए सोसाइटी। डेरोजा थॉट जो है वो बड़े क्रिटिकल थे, वो कॉलोनियल सिस्टम के खिलाफ भी बोल रहे थे, वो कास्ट सिस्टम के खिलाफ भी बोल रहे थे। उन्होंने जो आइडिया इंडिविजुअल लिबर्टी, इक्वलिटी और रैशनल थॉट्स का जो है वो स्प्रेड करने की कोशिश की। ठीक है, की थीम्स और आइडिया देखो, क्रिटिसिज्म ऑफ ऑर्थोडॉक्सी। डेरोजा और उसके फॉलोअर जो थे वो सख्त खिलाफ थे हिंदू ऑर्थोडॉक्सी के। वो बिलीव करते थे कि जो सोशल प्रोग्रेस है इसकी वजह से रोकी गई है, जैसे आइडल वर्शिप है, कास्ट सिस्टम है, चाइल्ड मैरिज है या सती है। इस जैसी प्रैक्टिसेस ने जो है हिंदुइज्म को बदनाम भी किया है और इन्हें जो है आगे प्रोग्रेस होने से, डेवलप होने से रोक रखा है। ठीक है, फिर जो है एडवोकेसी ऑफ रैशनल थॉट। देखो यंग बंगाल मूवमेंट मैंने बताया वो स्ट्रांगली बिलीव करते थे कि साइंटिफिक थिंकिंग, रैशनैलिटी, व्हाट वी हेयर, व्हाट वी सी, व्हाट वी कैन फील इज, उससे हम क्वेश्चन करना है, व्हाई इज इट सो। We should not have blind faith in things that we have never seen or never heard of. और हमें उनके कुछ रिजल्ट्स भी नहीं पता, we haven't seen the statics. तो ऐसे सुपरस्टिशन को हमें अबेंडन करना पड़ेगा, हमें छोड़ना पड़ेगा जो इलॉजिकल बिलीफ है, जिनके पीछे कोई लॉजिक ही नहीं है। तो हमें मॉडर्निटी और साइंटिफिक नॉलेज को अपनी सोसाइटी में लाना पड़ेगा, हमें सोशल रिफॉर्म करना पड़ेगा सोसाइटी का, हमें एजुकेशन वुमेंस की, हमें एम्पावर करना पड़ेगा लोअर सोसाइटीज़ को जो लो कास्ट है, हमें अनटचेबिलिटीज़ को पूरी तरीके से अपनी सोसाइटी से ख़त्म करना पड़ेगा।
इंडिविजुअल फ्रीडम, डेरोजा और उसके स्टूडेंट्स जो थे उन्हें की इंडिविजुअल लिबर्टी, वी आर फ्री टू डू व्हाट वी वांट, इनकरेज किया यंग पीपल्स को कि वो इंडिपेंडेंटली सोचें और चैलेंज किया सोशल और रिलीजियस नॉर्म्स को। ठीक है, हो गए। सो इम्पैक्ट जो है एक, अब देखो इम्पैक्ट डेरोजा का और यंग बंगाल मूवमेंट का क्या होता है। यंग बंगाल मूवमेंट जो है डेरोजा के इन्फ्लुएंस के अंदर एक सोर्स ऑफ क्या बनता है, सोर्स एक इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग, मतलब कि बंगाल में एक 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 सेक्शन ऑफ सोसाइटी बनती है जो दे आर थिंकिंग रैशनली, दे आर रेडी टू चेंज द सोसाइटी, है ना। ये एक वेव बनती है, एक न्यू थिंकिंग जो क्वेश्चन करते हैं सेंचुरी, जो 100,000 सालों से जो चले आ रहे हैं हमारे रीतो रिवाज है ना, कि लोगों को रैशनलिज्म को, ह्यूमनिज्म को जो है एम्ब्रेस करना चाहिए। डेरोजा के स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने जैसे जैसे इंक्लूडिंग जो जैसे केशव चंद्र सेन है या दक्षिणाराजन मुखर्जी हैं या राधानाथ सिकंदर हैं, इन्होंने इनके आइडियाज़ को इनके मरने के बाद भी जो है वो कंट्रीब्यूट, जो सोसाइटल नॉर्म्स, इन चीज़ों को चैलेंज करने की कोशिश की, ये आइडियाज़ को स्प्रेड करने की कोशिश की थ्रू आउट द इंडिया। ठीक है, ओके। फिर चलते हैं हम लोग ईश्वर चंद्र, देखो ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1820 से 1891 के दौरान, 1820 टू 1891। ठीक है, देखो जो विद्यासागर जी हैं वो उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए बहुत काम किए, वो स्ट्रॉन्ग एडवोकेट थे मॉडर्न एजुकेशन के इंडिया के। ठीक है, उन्होंने ये तवज्जो डाला कि इम्पोर्टेंस जो रैशनल थिंकिंग का है, साइंटिफिक नॉलेज का है, जो स्टडी है, मतलब वेस्टर्न जो यूरोपियन जो एजुकेशन है उसे हमें पढ़ना चाहिए, उसे एम्ब्रेस करना चाहिए, है ना। हमें अपने इंडियन जो ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग है उसके साथ साथ वेस्टर्न नॉलेज को भी, वो इंस्ट्रूमेंट थे इंट्रोडक्शन, जैसे स्टडी जो इंग्लिश लैंग्वेज की है बंगाल स्कूल में, मेकिंग एजुकेशन एक्सेसिबल, कि लोगों को एजुकेशन, लोअर कास्ट पीपल्स को, वुमेंस को एक्सेस टू एजुकेशन होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने इम्प्रूव करने की कोशिश की क्वालिटी स्कूल एजुकेशन। ठीक है, वुमेन, देखो वुमेन राइट के लिए वो लड़ते रहे, उनके एम्पावरमेंट के लिए कंटिन्यूसली। ठीक है, विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ 1856 में, ये उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, जो रीमैरिज है, विडो रीमैरिज। उन्होंने जो है ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जैसे विडोहुड और उसके एसोसिएटेड, उसके जुड़े हुए जो सोशल स्टिग्माज हैं, ठीक है, कैसे वुमेन्स को जो है उनकी लाइफ मुश्किल बना दी जाती है, उनको सोशली जो है बाइकआउट कर दिया जाता है, उन्हें सोशल डिसीजन से बाहर निकाल दिया जाता है। विद्यासागर जो थे एक स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट थे कि लड़कियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने जो है स्कूल सेटअप के बच्चों को, जो फीमेल चाइल्ड है, ठीक है, उन्होंने चैलेंज की प्रिवेलिंग नोशन कि वुमेन शुड नॉट बी हैव रिसीव फॉर्मल एजुकेशन, ऐसी चीज़ों के खिलाफ वो लड़ते रहे अपनी सारी उम्र, इसलिए उनको ईश्वर चंद्र विद्यासागर कहते हैं। विद्या का समुंदर है। ठीक है, रिफॉर्म ऑफ हिंदू सोशल प्रैक्टिसेस, देखो विद्यासागर डीपली कंसर्न थे कि जो हमारी सोसाइटी के जो हमारे रीतो रिवाज है, पर्टिकुलरली जैसे सती जैसा प्रैक्टिस है जहाँ एक औरत को जला दिया जाता है उसके पति के मरने के बाद, है ना, वो इस चीज़ों के खिलाफ थे स्ट्रांगली। और इनको और बाकी रिफॉर्मर्स जैसे राजा राम मोहन राय के साथ जो है उन्होंने काम किया ताकि इस प्रैक्टिस को पूरी तरीके से जो है बंद किया जाए। उन्होंने चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट कंटिन्यूसली और डावरी सिस्टम जो दहेज प्रथा है इसके खिलाफ सारी ज़िंदगी लड़ते रहे, जो उस टाइम हमारे इंडियन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा था। विद्यासागर का जो रैशनल अप्रोच है, ठीक है, लेड हिम टू चैलेंज सोशल और रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो थे, प्रोग्रेसिव हो चाहे ओप्रेसिव हो चाहे रिग्रेसिव हो, ठीक है, इन प्रैक्टिसेस के खिलाफ वो सारी ज़िंदगी लड़कर है। उनके एजुकेशन देखो, एजुकेशन विद्यासागर ने जो है एजुकेशन जो है ग्राउंड ब्रेकिंग, पर्टिकुलरली रिफॉर्म जो है वुमेन एजुकेशन के लिए उन्होंने जो गर्ल्स स्कूल्स बंगाल में इस्टेब्लिश किए, जो एक पाइनियर सबसे पहले जो थे, उन्होंने जो है सेकुलर एजुकेशन प्रमोट करने की कोशिश की। ठीक है, कि स्कूल्स में जो है एजुकेशन शुड नॉट बी अबाउट रिलीजन, बिलीविंग के एजुकेशन जो है वो फ्री होनी चाहिए किसी भी रिलीजन इन्फ्लुएंस से। ठीक है, ये एजुकेशन होनी चाहिए इम्प्रूवमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के बेहतरी के लिए। विद्यासागर जो इन्वॉल्व थे जो ऑर्गेनाइजिंग जो क्या टीचर ट्रेनिंग, कि टीचर्स की ट्रेनिंग पर्टिकुलरली है, फिर जो है
ऑर्गेनाइज टीचर्स प्रोग्राम जहाँ ट्रेन किया जा रहा है टीचर को, इंश्योर करना है कि क्वालिटी एजुकेशन मिले। टीचर्स जो हैं वैसे एक्यूप हों जिनके पास उतनी स्किल्स होनी चाहिए जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उन्होंने कास्ट रिफॉर्म के लिए काम किया, जो इतनी रिजिड कास्ट सिस्टम था इंडिया में, ठीक है, उन्होंने फोकल पॉइंट उनका यही था कि सोशल जस्टिस प्रोवाइड होनी चाहिए, अपलिफ्टमेंट वुमेन का होना चाहिए, जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनका अपलिफ्टमेंट होना चाहिए। तो उन्होंने कंटिन्यूसली अपनी थ्रू आउट दिस लाइफ काम करते रहे। फिर एक है बाल शास्त्री जाम्बेकर। देखो ये भी एक पायनियर रिफॉर्मर थे, एक जर्नलिस्ट भी थे और राइटर भी थे जो फील्ड ऑफ जर्नलिज्म, ठीक है, वो स्पेशली जो बॉम्बे में उनका कंट्रीब्यूशन है, दर्पण एक न्यूज़पेपर है उसमें वो लिखते थे रैशनलिज्म के बारे में, सोशल साइंटिफिक नो एजुकेशन का क्या फ़ायदा है, यूरोपियन एजुकेशन का क्या फ़ायदा है, कैसे हम लोग जो है सोशल ईवल जो इंडियन सोसाइटी में उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। थ्रू हिज वर्क जाम्बेडकर ने जो है ले डाउन किया इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन। तो जो फ्यूचर सोशल जो एजुकेशनल रिफॉर्म्स हैं जो कंटिन्यू होंगे उन्हें याद किया जाता है एज वन ऑफ द रिफॉर्मर, जो जो वन ऑफ द जो फोरमोस्ट रिफॉर्मर, जो सबसे पहले जो हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र और इंडिया की थी। तो जाम्बेडकर जी ने बड़े अच्छे काम किए हैं। नेक्स्ट हैं करते हैं परमहंस मंडली के बारे में, ठीक है। देखो परमहंस मंडली जो है ये भी एक्टिवली एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्होंने भी काम किया सोशल रिफॉर्म के लिए, और इनका इन्फ्लुएंस ये हुआ कि कंटिन्यूसली जो है सोशल रिफॉर्म मूवमेंट महाराष्ट्र में चलती रही। मंडली एफर्ट जो है पर्टिकुलरली वो प्रमोट करते हैं कि रैशनलिज्म, men should be rational, they should not follow dogmases, they should not you without reason मतलब काम नहीं करने जिनके पीछे कोई मकसद नहीं है, जिनके पीछे जिनका कोई फ़ायदा नहीं है। सोशल इक्वलिटी पे इन्होंने काम किया है, we're ahead of that time, और रेजिस्टेंस इट is faced from the orthodox और कंजर्वेटिव ग्रुप eventually led to decline। देखो सोसाइटी में हमेशा कंजर्वेटिज्म होता है, जो लोग नहीं चाहते कि जो चीज़ जैसे चल रही है वैसे ना हो, है ना। दे डोंट वांट कि सोशल इक्वालिटी हो, दे डोंट वांट द कास्ट सिस्टम चेंज हो। तो ये जो है इनके रेजिस्टेंस की वजह से इनका डिक्लाइन हुआ, लेकिन इनका स्पिरिट और ऑब्जेक्टिव जो है वो हमेशा रहा। और लेगेसी जो फूले की है, जो लेटर वर्क उन्होंने जो काम किया इनकी स्ट्रगल के लिए, कंटिन्यूसली जो है सोशल जस्टिस और इक्वालिटी के लिए काम किया है, ठीक है। देखो लेगेसी और कंक्लूजन, देखो परमहंस मंडली जो है ये क्रूशल थी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में इंडिया में, पर्टिकुलरली महाराष्ट्र में। इनका कोर आइडिया था कि इक्वालिटी, रैशनलिज्म, एजुकेशन, एम्पावरमेंट, ठीक है, जो है लेटर ऑन जब ये, क्योंकि ये अर्लियर थे, ये कुछ पाइनियर थे इन कामों में, क्योंकि अर्लियर इनका इन्फ्लुएंस हुआ बहुत सारे लोग जैसे लीडर, जैसे ज्योतिबाई फूले जैसे लीडर्स जिन्होंने मूवमेंट बाद में स्टार्ट की, जिन्होंने कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट लड़े, डिस्क्रिमिनेशन ऑपरेशन ऑफ वुमेन के खिलाफ लड़े, ठीक है। हिज विजन के कास्टलेस सोसाइटी होनी चाहिए, एक एगलिटेरियन क्लासलेस एंड कास्टलेस सोसाइटी होनी चाहिए, ठीक है। फिर इंक्लूडिंग बी आर अम्बेडकर जिन्होंने जो है दलित के राइट्स के लिए काम किया। परमहंस मंडली का कंट्रीब्यूशन जो है सोशल रिफॉर्म में और रैशनल थॉट्स में जो है वो मॉडर्न इंडिया में कंटिन्यूसली चलता रहा, और बहुत सारे लोग इनसे इंस्पायर हुए जो कास्ट इक्वलिटी के लिए, जेंडर जस्टिस के लिए, एजुकेशन फॉर ऑल के लिए लड़ते रहे, ठीक है। नेक्स्ट एक है गोपाल बाबा वालेंगेकर, ठीक है। देखो गोपाल बाबा वालेंगर या गोपाल बाबा जो हैं वो एक प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर और एक्टिविस्ट थे 19th सेंचुरी के। ये भी महाराष्ट्र रीजन में, पर्टिकुलरली महाराष्ट्र रीजन, ठीक है। उन्होंने एंटी कास्ट मूवमेंट के खिलाफ लड़ा, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट लीडर जिन्होंने वोकली चैलेंज किया कि ये प्रैक्टिस जो है बहुत ऑफरेसिव है, यहाँ जो लो कास्ट के लोग हैं, जो दलित लोग हैं, उनके ऊपर बहुत जुल्म किया है, इट्स अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मार्जिनल। और इनका कंट्रीब्यूशन सोशल रिफॉर्म में पर्टिकुलरली जो राइट, दलित के राइट के लिए या फिर उनके हक के लिए या मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लिए, ठीक है, इनका नाम हिस्ट्री में है सोशल जस्टिस मूवमेंट की इंडिया, ठीक है। 1883 में ये बोर्न होते हैं महाराष्ट्र में, ठीक है। बिलोंग टू, ये एक लोअर कास्ट फैमिली से आते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं हार्शनेस ऑफ जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, वो ये खुद एक्सपीरियंस करते हैं, और जो इंडियन सोसाइटी में तब बहुत प्रेवलेंट थी, ठीक है। इनका एक्सपीरियंस जो है वो डीपली इन्फ्लुएंस होता है, और लेटर ये एक्टिविज्म में खुद शामिल होते हैं और सोशल रिफॉर्म की तरफ जाते हैं और बहुत सारे एफर्ट्स करते हैं, जैसे फाइटिंग फॉर दलित्स राइट, उनके हक के लिए। दे कंसिडर्ड अनटचेबल्स, जो अनटचेबल्स हैं, जो शूद्राज हैं, अनटचेबल्स हैं, जो लोअर कास्ट हैं, उनके लिए लड़ते रहे, दलित के लिए सारी उम्र। उन्होंने अवेयरनेस कैंपेन की कि कास्ट बेस ऑपरेशन जो है कितना ख़तरनाक है और किस तरीके का इनह्यूमेन ट्रीटमेंट लोगों के साथ हो रहा है। एंटी कास्ट मूवमेंट 19 और 20 सेंचुरी में, जिसको जो लेटर ज्योतिबाई फूले और बी आर अम्बेडकर भी इनसे इंस्पायर हुए। उन्होंने एजुकेशन के लिए सपोर्टिंग, वालगेकर का स्ट्रांगली बिलीव था कि एजुकेशन जो है वही एम्पावरमेंट और सोशल मोबिलिटी का एक ज़रिया है। अगर दलित्स पढ़ेंगे, अगर ये मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को एजुकेशन मिलेगी, यही एक
एजुकेशन ही एक ऐसा तरीका है जिससे ये ब्रेक फ्री कर सकते हैं ये चेन जो है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का। ठीक है, उनका रोल था सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स में। वाल्गेकर क्रिटिसाइज कर रहे थे कि जो रिलीजियस जिस तरह की मज़हब में हमारे प्रैक्टिसेस चल रही हैं, ठीक है, जो कास्ट के बेस पे लोगों को जो है इंसानों को बदला जा रहा है कि कोई किस कास्ट में पैदा हो गया सारी ज़िंदगी उसको वो झेलना पड़ रहा है, इनके खिलाफ वो फर्म बिलीवर थे कि ह्यूमन जो है, ऑल ह्यूमन बीइंग जो है वो इक्वल है, इक्वलिटी है ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग। और वो रिजेक्ट करते थे आइडियाज़ के जन्म के बेस पे जन्म सिद्ध अधिकार ऐसा कुछ नहीं, कास्ट बेस्ड जो है, बर्थ बेस्ड नहीं होना चाहिए। एक इंडिविजुअल की वर्थ है, उसकी कुछ पोटेंशियल है, समझे। फिर गोपाल कृष्ण आगरकर, देखो ये भी जो है एक विजनरी रिफॉर्मर थे और रैशनलिस्ट थे जिन्होंने एक प्रोविटल रोल प्ले किया इंडिया की जो है, इंडिया के मॉडर्न थॉट्स को डेवलप करने के लिए। वो एक बहुत बड़े एडवोकेट थे सोशल जस्टिस के, एजुकेशन के, और रिजेक्शन कास्ट बेस्ड सोसाइटी को इन्होंने भी रिजेक्ट किया। तो बहुत सारे ईवल्स, जैसे सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी जो एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है इंडियन हिस्ट्री का, जो गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है, इनका भी इन्होंने फाउंडेड की थी, फाउंडेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले। इनका मिशन था कि हम इंडियन सोसाइटी में एजुकेशन प्रमोट करेंगे, लोगों को इक्वलिटी के बारे में सिखाएंगे, सेल्फलेस सर्विस, बिना किसी को के हम हमारा इससे क्या फ़ायदा होगा वो नहीं, एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन, ये चीज़ें। ठीक है, रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद। देखो स्वामी विवेकानंद ने और उनके रामकृष्ण मिशन ने जो है रिलीजन और स्पिरिचुअल रिवाइवल किया इंडिया में 19th सेंचुरी में। दे प्लेड ए पिवटल रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है प्रमोटिंग हिंदू स्पिरिचुअलिटी और यूनिवर्सल वैल्यूज़ के बारे में। जैसे रामकृष्ण मिशन है, रामकृष्ण मिशन वो है रेफर टू के स्पिरिचुअल और रिलीजियस रिफॉर्मेट मूवमेंट। एक किस्म का जो परमहंस जो 1836 से 46 के बीच में उनकी टीचिंग और उनके एक्सपीरियंसेस को लोगों को बताने की कोशिश की। मिस्टिक सेंट होते थे, ठीक है, बंगाल में। इनकी मूवमेंट एम थी कि हम लोगों को स्पिरिचुअल सच्चाई बताएंगे, ट्रूथ, इंटरफेथ हार्मनी एक दूसरे रिलीजन के बीच में, ठीक है, जो कोर वैल्यू है हिंदुइज्म की, कि प्लूरलिज्म, ठीक है, आपस में घुल मिल के रहना है। चाहे वो आप योगा से करो, चाहे वो मेडिटेशन से या डिवोशन वाइल फाइंड का पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऑफ डिवाइन से करो। तो की प्रिंसिपल्स जो रामकृष्ण मिशन के, पहले रिलीजियस प्लूरलिज्म। एक सेंट्रल टेनेंट जो रामकृष्ण मिशन का वो है कि रिलीजियस इंसान को, एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन के खिलाफ, अगर हम हिंदू हैं तो मुस्लिम्स के खिलाफ, अगर हम मुस्लिम हैं तो हिंदू के खिलाफ जो है हमें जो है एक टॉलरेंट होना चाहिए। वो हमें मार कटाई और नफरत नहीं होनी चाहिए, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए सारे रिलीजन को एज ए पाथ, क्योंकि ये एक ही गॉड के पास, अल्टीमेटली टू ए वन गॉड, सिंगल गॉड के पास। तो रामकृष्ण मिशन जो है थ्रू हिज पर्सनल, जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बजाय एम्फसाइज करते हैं कि सारे जो दुनिया के मेजर रिलीजन है, हिंदुइज्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, वो एक ही सच की तरफ ले जाता है। ही टॉट कि ईच पर्सन उसको फॉलो करना चाहिए अपना खुद का मज़हब, अपना स्पिरिचुअल पाथ, अपनी सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। देखो रामकृष्ण जी के लाइफ और उनकी टीचिंग्स जो हैं वो डायरेक्टली किसके सेंटर्ड अराउंड, एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ऑफ डिवाइन। वो एम्फसाइज करते हैं इंपॉर्टेंस की अपनी एक पर्सनल प्रैक्टिस होनी चाहिए। रिलीजन इज अ पर्सनल अफेयर्स, ठीक है। वो डिफरेंट फॉर्म में प्रैक्टिस की जा सके, चाहे वर्शिप करो, भक्ति करो, कर्म जो काम करो आप, है ना, सेल्फलेस सर्विस, या नॉलेज गेन करो, किसी भी तरीके से आप इस सच की तरफ पहुंच सकते हो, समझे। तो ये रामकृष्ण में एम्फसाइज ऑन इनर ट्रांस, अंदरूनी, अंदर इंसान के अपने अंदर क्या है, ना कि जो बाहर के जो है रिचुअल करते रहो। आप बाहर कुर्बानियां मत दो, आप अपने अंदर झांको। लोगों के प्रति प्यार होना चाहिए, कंपैशन होना चाहिए, ह्यूमिलिटी होनी चाहिए। ये कुछ एसेंशियल क्वालिटी हैं एक स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट के लिए। सेल्फ प्योरिफिकेशन, सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए, इंसान को खुद पता चलना चाहिए, खुद को साफ रखना चाहिए। यूनिटी ऑफ गॉड, राम टॉट के, देखो रामकृष्ण जो टॉट के सिर्फ एक सुप्रीम बीइंग है हु इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स। इनको अलग अलग रिलीजन में कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई ब्राह्मण कहता है, ठीक है। देयर इज ओनली वन गॉड, ठीक है। अच्छा, कुछ की जो कंट्रीब्यूशन है स्वामी, देखो फिलोसफिकल और स्पिरिचुअल आइडियाज़ जैसे वेदांता और योगा, जो स्वामी विवेकानंद ने जो अपनी टीचिंग्स के थ्रू, वेदांता एक फिलोसफी है जो एंशिएंट इंडियन फिलोसफी है, उसको पॉपुलर किया, और योगा को, जो दोनों इंडिया और अब्रॉड में जो है फेमस हुई। इनका एम्फसाइज था कि योगा का गोल क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन और स्पिरिचुअल लिबरेशन। इंसान खुद अपने आप को रियलाइज कर रहा है, जो अचीव की जा सकती है किसके थ्रू, विच कैन बी अचीव्ड, हम मेडिटेशन करके, हम डिवोशन गॉड की करके, हम दूसरों की हेल्प करके कर सकते हैं।
तो सेल्फ एम्पावरमेंट थ्रू स्पिरिचुअलिज्म, इनका फोकस था कि एक इंडिविजुअल जो है वो अपने अंदर की ताकत देखे। तो वेदांता जो है, विवेकानंद ने इंटरप्रेट किया वेदांता एज ए बिलीफ जो सब इंडिविजुअल, हर एक इंसान जो है अपने अंदर एक डिवाइन शक्ति रखता है, उसकी रियलाइजेशन इस डिवाइन की ये पाथ है एक फ्रीडम की तरफ, स्पिरिचुअल फ्रीडम की तरफ। उनका शिकागो पार्लियामेंट में होता है, शिकागो ऑफ पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन 1883 में, जहाँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मोमेंट था उनकी विवेकानंद की लाइफ का, जब उन्होंने जो है इंडिया को रिप्रेजेंट किया वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में शिकागो में 1893 में। उनकी ओपनिंग स्पीच एट पार्लियामेंट जो है उसको ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन मिली, पूरी दुनिया ने देखी कि वर्ल्ड जो आइडियाज़ जो हिंदुइज्म के, जो इंडियन स्पिरिचुअलिटी, उनका स्पीच किस चीज़ पे थी कि रिलीजियस टॉलरेंस होना चाहिए, एक दूसरे रिलीजन की तरफ हमें नफरत नहीं होनी चाहिए, सब एक साथ मिल के काम करना चाहिए, यूनिटी ऑफ रिलीजन होनी चाहिए, और इंपॉर्टेंस एक स्पिरिचुअल ब्रदरहुड का सारे नेशंस के बीच में, उनके लोगों के बीच में। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट, विवेकानंद का फेमस कॉल ऑफ एक्शन है कि उठो, जागो और कभी मत रुको जब तक कि तुम्हारा गोल अचीव ना हो जाए। अराइज, उठो, जागो, अवेक एंड स्टॉप नॉट, और नहीं रुकना है। तो यंग लोगों को ये अवेकन कर रहा था कि उनके अपने अंदर की पोटेंशियल को निकालो, काम करो, अपलिफ्ट करो अपनी सोसाइटी को, मेहनत करके अपने नेशन को प्रोग्रेस करो। उन्हें इनकरेज किया यूथ्स को कि वो एक स्पिरिचुअल रास्ता, हेरिटेज अपनी अपनाएं, लेकिन उसके साथ साथ कि रिलीजन ठीक है, लेकिन उसके साथ साइंटिफिक और मैटर्स को भी ध्यान में रखें ताकि एक प्रॉस्पेरस नेशन बना सके। समझे? तो ये सारे आइडियाज़ जो हैं, जो सिंथेसिस है ईस्टर्न और वेस्टर्न आइडिया, देखो विवेकानंद ने क्या किया, एक ब्रिज बनाने की कोशिश की जो ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी और वेस्टर्न मटीरियलिज्म दोनों को इकट्ठा करेगा। उन्हें लगता था कि हम अगर इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो ये हमारी इंसानियत के लिए, बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। उन्होंने एम्फसाइज किया है कि साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस जो है वो स्पिरिचुअल फ्रीडम के साथ साथ चलनी चाहिए। कॉल्ड फॉर डेवलपमेंट, एक नया इंडिया बनाने की बात की जो मॉडर्निटी और स्पिरिचुअलिटी दोनों को मिला के बनी है। समझे? फिर हम एक देखते हैं, ये थी विवेकानंद के। अब हम सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट और सोशल रिफॉर्म जो फाउंड किया था पेरियार ने, ईवी रामास्वामी ने 1879 से 73 में जो है तमिलनाडु में, इंडिया में। ये मूवमेंट एक्चुअली सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट क्या थी कि सोशल इक्वालिटी के लिए, कि सब लोग ह्यूमन बराबर, और चैलेंज किया जो कास्ट सिस्टम ने इनइक्वालिटी पैदा की हुई थी, जो लोगों को इज्जत नहीं दी गई थी, जो सोशल हेरारकी पैदा की गई थी कि हम ब्राह्मण ऊपर, हम क्षत्रिय नहीं, उससे नीचे, फिर शूद्रास और अनटचेबल सबसे नीचे। ये रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी ने जिसने सप्रेस किया हुआ था लोअर कास्ट को, जो लोअर कास्ट के दलित से, जो यादव से, जो वुमेन से इंडियन सोसाइटी की। ठीक है, तो कॉज क्या था? देखो, कॉज ऑफ और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट एक्चुअली कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ थे। ठीक है, किस तरीके से लो कास्ट को और दलित्स को जो है डिस्क्रिमिनेट किया गया था, उनको बेइज्जती की जाए, ह्यूमिलेशन, उनका एक्सप्लोटेशन किया जाता था अपर क्लास के द्वारा, उनको एज ए स्लेव ट्रीट किया जाता था, एंड आई थिंक मोर लेस देन स्लेव ऑल्सो, लेस देन इवन ए ह्यूमन। ठीक है, एक्सप्लोटेशन जो वुमेन्स का हो रहा था, उनकी इकोनॉमिक डिसएम्पावरमेंट, उनको एक इन्फीरियर रेस समझा जा रहा था, उसके खिलाफ उनको कोई ना उनको एजुकेशन राइट था, ना उनको कोई प्रॉपर्टी में हिस्सा था, ना सोशल और रिलीजियस लाइफ में उनको पार्टिसिपेट करने दिया जा रहा था। तो इन सारी चीज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए जो है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चली थी तमिलनाडु में। पब्लिक कैंपेन और प्रोग्रेशन में लार्ज स्केल जो पब्लिक मीटिंग प्रोसीडिंग्स हुई। ठीक है, अवेयरनेस फैलाने के लिए कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और फीमेल एमेंसिफिकेशंस के खिलाफ, कि क्यों ज़रूरत है सोशल इक्वालिटी की। रिजेक्शन ऑफ ब्राह्मणिकल अथॉरिटी, जो ब्राह्मण्स जो डोमिनेट कर रहे थे, रिलीजियस स्कल्पचर्स नहीं पढ़ सकते, निचली कास्ट वाली पाठ पूजा नहीं कर सकते, इसके खिलाफ। सोशल और कल्चरल रिफॉर्म, जो इंटर कास्ट मैरिजेस हैं उनको करवाई, विडो री मैरिज को प्रमोट किया। ठीक है, जो बैरियर्स, जो स्टेटस ऑफ वुमेन है उसको अपलिफ्टमेंट करने की कोशिश की। ठीक है, और फिर फॉर्मेशन हुआ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का 1925 में। ठीक है, पेरियार ने एडवोकेट किया रैशनलिज्म और एथिज्म, कि हम लोगों को रिलीजियस बिलीफ्स को छोड़कर हम लोगों को एथिस्ट हो जाना चाहिए। उन्होंने क्रिटिसाइज किया आइडल वर्शिप को, टेम्पल प्रैक्टिसेस को, क्योंकि टेम्पल्स में लो कास्ट, जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको इंटर ही नहीं होने दिया जा रहा था। ठीक है, तो इजावा रिफॉर्म, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ने क्लोजली वर्क किया मार्जिनलाइज जो कम्युनिटीज़ हैं, इजावास और जो पेरियार कास्ट के हैं, जिनको अनटचेबल, जिनके को छूना भी मना है, जिनको सोशल एक्सक्लूजन कर दिया, ना उनकी शादियों में जाना, ना उनको पास में, ना मार्केट में उनको घूमने देना है। इस तरह की चीज़ों के खिलाफ लड़े।
टेम्पल एंट्री मूवमेंट, देखो वाईकॉम सत्याग्रह 1924 और 25 में, ये अर्लीस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट था जो टेम्पल एंट्री मूवमेंट। कहाँ पे? केरला में, वाईकॉम, ठीक है, वाईकॉम सत्याग्रह, जिसके किसके द्वारा? के किलप्पन के द्वारा सपोर्ट किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा भी। इसका एम था कि लोअर कास्ट के जो लोग पर्टिकुलर जी इजावाज हैं उनको वाईकॉम टेम्पल में जो केरला में है उनको एंट्री दी जाए, जो अपर कास्ट वालों ने मना किया हुआ था कि नहीं किया जाएगा। तो वाईकॉम टेम्पल में जो है एक वाईकॉम का वहाँ ट्रेडिशन था, रिस्ट्रिक्ट की हुई थी कि कोई भी अनटचेबल जो है ओवर द सेंचुरीज कई सौ सालों से कि मंदिर में नहीं आ सकता। अब देखो गॉड तो सबका है ना, है ना। तो 1924 में जो है के किलप्पन ने और बाकी लीडर्स ने मिलकर एक नॉन वायलेंट सत्याग्रह लॉन्च किया, डिमांड किया कि इजावाज को मंदिरों में घुसने की इजाज़त दी जाए, जिनको अनटचेबल तुम लोगों ने घोषित किया हुआ है। जो मूवमेंट ने बाइकआउट किया, प्रोटेस्ट किया और नॉन वायलेंट रेजिस्ट किया इन सोशल नॉर्म्स के द्वारा। महात्मा गांधी जी ने सपोर्ट किया। महात्मा गांधी जो डीपली कंडीशंस थी सत्या दलित्स की, उनके लिए बहुत जो है फिक्र में थे, उनको बहुत कंसर्न्स थे। तो वाईकॉम सत्याग्रह और एम्फसाइज किया कि इंपॉर्टेंस कि हम लोग जो है नॉन वायलेंट स्ट्रगल से भी हम फाइट कर सकते हैं सोशल जस्टिस के अगेंस्ट। आउटकम क्या आया कि मूवमेंट जो है इवेंचुअली सक्सीड हुई और राइट दिया गया कि लोअर कास्ट लोगों को इंटर होने दिया जाए वाईकॉम टेम्पल में। ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी स्ट्रगल की। इससे जो है और बाद में 1947 के बाद जो है अनटचेबल एक्ट भी आता है, केरला टेम्पल एंट्री, ठीक है, इस आवाज़ को जो दी गई थी, ठीक है। श्री नारायण गुरु का रोल था, एक स्पिरिचुअल लीडर्स थे और सोशल रिफॉर्मर थे, ये की फिगर थे टेम्पल एंट्री मूवमेंट्स में केरला में। उन्हें एडवोकेट किया कि जो राइट है लोअर कास्ट का, प्रमोट किया गया कि आइडिया कि स्पिरिचुअल इक्वालिटी सबके पास होनी चाहिए, एवरी वन शुड हैव सम राइट्स, ओके। उसने सपोर्ट किया मूवमेंट को, ठीक है, कि जो अनटचेबल जिन्हें तुम कहते हो उनका भी कुछ है। फिर प्रथन्ना समाज और टेम्पल एंट्री मूवमेंट। प्रथन्ना समाज एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन थी महाराष्ट्र की, किसके द्वारा? आत्मारामन जो पंदुरंग है उनके द्वारा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया था महाराष्ट्र में टेम्पल एंट्री के लिए। लीडर्स इसमें एम जी रानडे जैसे लीडर भी थे, जिन्होंने कहा कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो हैं जिससे जो आपने लोअर कास्ट लोगों को टेम्पल से बाहर निकाला हुआ है, उनका भी गॉड उतना ही है जितना तुम लोगों का है, तो तुम्हें उन्हें इजाज़त देनी चाहिए कि वो जो है टेम्पल्स में जाए, एंड हु आर यू टू स्टॉप। फिर टेम्पल एंट्री मूवमेंट महाराष्ट्र की मैंने आप बताई, ज्योतिबाई फूले, बी आर अम्बेडकर, देयर वर मेनी लीडर्स। टेम्पल एंट्री मूवमेंट तमिलनाडु में चली, ईवी सोमारायर के बारे में हमने बताया, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के बारे में पढ़ा, समझे। फिर वहाबी मूवमेंट, देखो वहाबी मूवमेंट के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वहाबी इसको ये लगा कि हमारे रिलीजन्स में जो है बहुत सारे जो है अलग अलग चीज़ें आ गई, जैसे जो है दरगाहों पे जाना, वहाँ से मांगना। तो जो अर्लियर टीचिंग थी मोहम्मद साहब की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनको जो है कहीं ना कहीं लोग भूल गए। पीपल शुड कि कुरान है, हदीस है, उनसे पढ़ो डायरेक्ट, और रिजेक्ट करो किसी भी फॉर्म के आइडल वर्शिप जो आप लोग जो है सूफी की दरगाहों पे जाते हो। तो वहाबिज्म रिफॉर्म मूवमेंट एक्चुअली था कि वी हैव टू गो बैक टू द ओल्ड वे, ठीक है। ये जो है एक मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब थे, इनके जो है टीचिंग्स पे है, समझे। स्प्रेड ऑफ वहाबी आइडियोलॉजी, देखो आइडिया जो अल वहाब का वो लिटरल स्प्रेड हुआ अराबियन पेनिनसुला से, पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंस किया जो हिजाज हैं, यमन से और इंडियंस को भी, ठीक है। ब्रिटिश कॉलोनियल, देखो ब्रिटिश के खिलाफ जो है वहाबियों ने जिहाद भी किया। मुगल, देखो इन 18th सेंचुरी में जो सब्सिक्वेंट डिक्लाइन हुआ मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज़ का मुगल एम्पायर के अंदर, ये भी एक इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट हुआ जहाँ रिलीजन और पॉलिटिकल का डिसकंटेंट था लोगों के दरमियान। जो इंडियन मुस्लिम हैं उनमें नाराज़गी थी, उन्हें लगता था कि मुस्लिम जो रूल है वो इंडिया में ख़त्म हुआ है, उसके जो दुश्मन है वो ब्रिटिश है, ब्रिटिश ने कहीं ना कहीं ख़त्म किया। तो ब्रिटिश वेर कंसिडर्ड एनिमी बाई दीज पीपल्स। बहुत सारे चैलेंजेस भी थे। सर सैयद अहमद खान एजुकेशनल रिफॉर्म किया, उनका ये मानना था कि ओके रिलीजन इज़ अ गुड थिंग, यू हैव टू फॉलो रिलीजन, बट मुस्लिम कम्युनिटी शुड फोकस ऑन साइंटिफिक नॉलेज, मॉडर्न एजुकेशन पे, तभी मुस्लिम प्रोग्रेस होंगे ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम में। उन्होंने एडवोकेट किया कि हमें मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन अपनानी पड़ेगी, पर्टिकुलरली साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, अपने रिलीजियस आइडेंटिटी को मेंटेन करते हुए। उन्हें यह लगता था कि मॉडर्न एजुकेशन जो है वो मुस्लिम्स को हेल्प करेगी उनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए, उन्हें compete करने के लिए हिंदू और बाकी कम्युनिटीज़ के साथ जो रैपिडली जो है अडॉप्ट कर रही थी वेस्टर्न एजुकेशन, समझे। रैशनलिज्म और साइंटिफिक, देखो सर से अहमद ने भी एडवोकेट किया रैशनलिज्म, बिलीव कि मुस्लिम जो हैं उन्हें एक्सेप्ट करने चाहिए ये साइंटिफिक मैथड, रीजनिंग, इंटेलेक्चुअल एजुकेशन परस्यूट। उन्हें स्ट्रेस किया कि इस्लामिक जो प्रैक्टिसेस हैं वो कंपेटेबल है मॉडर्न साइंस के साथ।
इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया। उनका एम्फसाइज था कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो एजुकेशन जो है वो मुस्लिम्स को अडॉप्ट करनी चाहिए, जिनके लिए ही आर्ग्यूड कि इंग्लिश वुड उनको लिए डोर खोलेगी मुस्लिम्स के लिए कि वो मॉडर्न प्रोफेशंस में से जॉब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में ले सकेंगे अगर वो लोग इंग्लिश पढ़ेंगे, वेस्टर्न स्टाइल ऑफ एजुकेशन पढ़ेंगे। तो ये ज़रूरत है अगर मुस्लिम कम्युनिटी को अपलिफ्टमेंट होता है। ठीक है, तो ये सर सैयद अहमद खान, हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं। आप इसको दोबारा से पढ़ लेना, मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, आप इसको पढ़ लेना डिटेल्स में। फिर देवबंद स्कूल है, इनका भी यही प्राइमरी फोकस था कि हम रिलीजियस एजुकेशन और इस्लामिक स्कॉलरशिप, जैसे दारुल उलूम है, ये फाउंड किया गया। तो ये हम लोग दोनों चीज़ें, रिलीजियस एजुकेशन और इस्लामिक स्कॉलरशिप देंगे। ठीक है, अपोजिशन टू किसके? अब देखो, देवबंद स्कूल फाउंड हुआ ड्यूरिंग द टाइम जहाँ पॉलिटिकल चेंजेस इंडिया में बहुत हो रही थी। 1857 का रिवोल्ट हुआ। ठीक है, और इसे इंडियन म्यूटनी भी कहा जाता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। तो बहुत सारे मेनी जो फाउंडर थे देवबंद मूवमेंट, उन्होंने विटनेस किया कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए क्या डिवास्टेटिंग एस्पेक्ट हुआ 1857 के रिवोल्ट का। मुगल एम्परर जो एक मुस्लिम है उसको गद्दी से हटा दिया गया है। तो देवबंद स्कूल्स ने बोला कि ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म और उसकी पॉलिसी जो है वो हमारी इस्लामिक सोसाइटी के लिए बड़ी डेट्रीमेंटल है। उन्होंने देखा कि जो ब्रिटिश रूल है वो बड़ा ऑप्रेसिव फोर्स है और इस्लामिक फेथ और ट्रेडिशन को अंडरमाइन कर रहा है। तो हमें रीअसर्ट करेंगे ये इस्लामिक वैल्यू और कल्चर आइडेंटिटी दोबारा से सोसाइटी में, इस्लामिक रिफॉर्म और रिवाइवलिज्म। देखो देवबंद मूवमेंट जो है ना, वो क्या कर रहा था, दोबारा से रिवाइव करो और प्योरीफाई, साफ कर रहा था इस्लाम में जो बहुत सारी चीज़ें आ गई थी, और ऑथेंटिक प्रैक्टिस जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके कैंपेनियंस जो कर रहे थे प्रैक्टिसेस, उसके ऊपर कि कंजर्वेटिव इंटरप्रिटेशन जो सुन्नी इस्लाम है, एम्फसाइज़ किया कि हनफी स्कूल ऑफ जो जुरिस्प्रूडेंस वन ऑफ जो 4 मेजर सुन्नी स्कूल ऑफ इस्लाम है और उसकी थियोलॉजी को। तो देवबंद जो है वो पर्टिकुलरली क्रिटिकल थे जो इनोवेशन, जो बिद्दत लाई गई है इस्लाम की प्रैक्टिसेस में जो पहले नहीं थी, जैसे सूफी मिस्टिसिज्म, रिलीजियस कस्टम जो पहले नहीं थे, वर्नेशन ऑफ सैंड, श्राइन वर्शिप, सर्टन जो डिवोशनल प्रैक्टिसेस हैं, इनके खिलाफ थे। एम्फसाइज़ किया कि स्क्रप्चरलिज्म मतलब शरिया लॉ को पढ़ो, कुरान हदीस उसको पढ़ो, अंडरस्टैंड करो बाय द अर्ली जनरेशन ऑफ मुस्लिम्स। और डायरेक्ट चैलेंज किया कि इन्फ्लुएंस जो सूफीज़म का इसको हटाया जाए, जो पॉपुलर प्रैक्टिस डेवलप हुई है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। समझे? तो ये सारे कारण है, ये वेरियस चीज़ें आप पढ़ सकते हो। सिंह साहब मूवमेंट, ये भी एक क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट था सिख हिस्ट्री का, कि हमें अपने वही रिलीजियस को, अपने सिख आइडेंटिटी को, हमें सोशल रिलीजियस रिफॉर्म करने, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू हिंदुइज्म और कॉलोनियलिज्म ने जो है हमारे रिलीजन में जो है, सिख रिलीजन में जो है बहुत सारी चीज़ें जो है मिक्सअप कर दी गई, उनको साफ करने के लिए अकाली ये गुरुद्वारा रिफॉर्म था। इसका सेंट्रल एम जो अकाली मूवमेंट का थे कि हमें गुरुद्वारा कंट्रोल जो है वो महंत होते थे जो ब्रिटिश के द्वारा नॉमिनेट किए जाते थे, ये जो है कंट्रोल करते थे गुरुद्वारास की, और मैनेजमेंट ऑफ जो है सिख कम्युनिटी जो है हम अपने पास लाएं। अकाली मूवमेंट ये एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था, डायरेक्ट एक्शन और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। इस मूवमेंट ने इंश्योर किया कि गुरुद्वारा जो है वो एडमिनिस्टर किए जाएं सिख रिलीजन के हिसाब से, टीचिंग के हिसाब से, स्पिरिचुअल और एजुकेशन के हिसाब से, ना कि करप्शन और पॉलिटिकल मनूवरिंग जो महंत करते थे उस टाइम, क्योंकि वो जो है कॉलोनियल रूल के अंडर काम करते थे। ठीक है, अकाली मूवमेंट जो है वो एक ग्रेट पॉलिटिकल और रिलीजियस ऑटोनॉमी है। जो सिख कम्युनिटी ब्रिटिश के अंदर काम कर रही थी, वो चाहते थे कि हम अपने इंस्टीट्यूशन खुद रन करें, असर्टेशन ऑफ सिख, कि हम अपनी आइडेंटिटी, एक अपनी अलग आइडेंटिटी, डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी बनाएंगे सिख की एज ए रिलीजन, ना कि हम लोग जो है हिंदुइज्म के साथ रहेंगे, दूसरे रिलीजन में मिक्सअप नहीं, हम अपने एक अलग रिलीजन की आइडेंटिटी। तो ये एक सोशल जस्टिस को भी फेस करने की और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो क्या थी सिखिज्म के में नहीं थी। ठीक है, जो सिखिज्म में बहुत सारी चीज़ें जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो इवोल्व हो गई थी। तो हमें ग्रंथ्स पे वापस जाना पड़ेगा, हमने गुरु की टीचिंग पे वापस जाना है, वो हमने सीखना है, ना कि जो हम आइडल वर्शिप में घुसें या फिर हम सेंट्स या बाबाओं की दरगाह पे जाएं। तो ये चीज़ें सारी ये सफाई के लिए थी। ठीक है, हम इन चीज़ों को बाहर फेंकेंगे, हम जो पुराने अपने जो काम थे हम उस पर वापस जाएंगे। ठीक है, जो ओरिजिनल टीचिंग्स हैं गुरुज़ की। तो ये सारे कुछ रिफॉर्म्स हुए, मैंने इन शॉर्ट आपको बताने की कोशिश की है। यू हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी वन। तो ये सारी थी, हम लोग जो है इसको क्या बोलते हैं, आप इसको पढ़ोगे 1-2 बार तभी आपको समझ आएगा। ये मैं जनरली एक जगह आपको कंपाइल करके दे रहा हूँ।
ठीक है। हम अब पॉजिटिव, कुछ पॉजिटिव इफेक्ट देखो, पॉजिटिव इफेक्ट जो थे रिफॉर्म मूवमेंट के, सोशल और रिलीजियस। देखो जो रिफॉर्म मूवमेंट जो 19th सेंचुरी और 18th सेंचुरी, 19 और 20 सेंचुरी में हुई, जैसे सोशल ईवल, जैसे अनटचेबल है, विडो बर्निंग है, चाइल्ड मैरिज है, डॉवरी है, इन सब को रोकने के लिए, जैसे राजा राम मोहन राय एक प्रोवेंट सोशल रिफॉर्मर थे, इन्होंने सती को जो है अबॉलिश करवाने में 1929 में बहुत अच्छा रोल प्ले किया और गवर्नमेंट से फाइनली करवाया। चंद्र विद्यासागर जिन्होंने विडो री मैरिज की मूवमेंट चलाई और बहुत हद तक रोका भी, ठीक है। जैसे पंडिता रामाबाई है, सरोजनी नायडू है, ये भी स्ट्रॉन्ग एडवोकेट थे कि वुमेन्स को भी राइट मिलने चाहिए। मॉडर्न एजुकेशन प्रमोट की राजा राम मोहन राय है, स्वामी विवेकानंद है, जिन्होंने कहा कि हमें मॉडर्न एजुकेशन एम्ब्रेस करनी पड़ेगी, हमें वेस्टर्न साइंटिफिक नॉलेज और इंडिया के ट्रेडिशंस को सिंथेसाइज करना पड़ेगा। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बने, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, रामकृष्ण मिशन के स्कूल्स हैं, तो मॉडर्न एजुकेशन स्प्रेड हुई। इससे जो है लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ नेशन प्राइड जागा, नेशनलिज्म राइज हुआ, ठीक है। अपनी कल्चरल आइडेंटिटी रिवाइव हुई, जो कि ब्रिटिश ने पूरी तरीके से डिस्टोर्ट कर देते थे। ब्रिटिश कहते थे कि यू इंडियंस डोंट हैव एनी यू नो कल्चर, यू डोंट हैव एनी हेरिटेज। तो रविंद्रनाथ, इंटेलेक्चुअल जैसे रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जिन्होंने जो है स्ट्रेंथन की इंडिया की नेशनल आइडेंटिटी और ब्लेंड किए, क्या मिक्सअप किए, जोड़े कुछ मॉडर्न आइडियाज़, कुछ पुराने, कुछ नए, और एक नया, एक हमें बताया कि इंडियन स्पिरिचुअलिज्म क्या है, लोगों को अवेयर किया। जेंडर इक्वलिटी, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट्स, इन लोगों ने जो है वुमेन्स के राइट के लिए, वुमेन्स वर नॉट, अगर किसी का हस्बैंड मर जाता है, दे वर नॉट, दे डोंट हैड द राइट टू मैरी अगेन। वहीं हिंदू रीमैरिज एक्ट आता है, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 का, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंड एक्ट, कि बच्चों की शादी नहीं होगी। इस तरह के एक्ट कैसे आए? इन रिफॉर्मिस्ट की वजह से, वरना इंडिया में 100 साल 200 साल लग जाते ये चीज़ें आने में। पॉलिटिकल कॉन्शियस जागा लोगों के अंदर। इस रिफॉर्म मूवमेंट्स ने कंट्रीब्यूट किया इंडिया में एक राइज हुआ नेशनलिज्म का, लोगों को अपनी कंट्री की तरफ प्राउड फील हुआ। लीडर जैसे दादा भाई नेहरू जी, गोखले हैं, इन्होंने जो है पॉलिटिकल रिफॉर्म्स किए, रेजिस्ट किया ब्रिटिश को कि नहीं, वी एज ए नेशन, हमारी भी कुछ आइडेंटिटी थी, वी आर नॉट द लैंड ऑफ स्नेक्स एंड चार्मर, वी हैड मौर्यन एम्पायर, वी हैड अशोका, वी हैड मुगल्स एवरीवेयर। सो दीज, इन चीज़ों ने, इन आर्किटेक्चर ने, इन रिफॉर्म्स मूवमेंट ने इन लोगों के सामने चीज़ें लाई। लोगों को पता चला कि नो, वी एक सेंस ऑफ कलेक्टिविटी लोगों के अंदर आई, एक नेशन, एज ए नेशन लोगों के अंदर वो फीलिंग आई, प्राउड। उन्हें लगा कि ये अंग्रेज़ तो हमारे कल्चर को, हमारे ट्रेडिशन को, हमारी हर चीज़ को बर्बाद कर रहे हैं, समझे। तो ये रिफॉर्म मूवमेंट्स के बड़े पॉलिटिकल कॉन्शियस है, खासकर दलित्स, खासकर वुमेन्स, खासकर चाइल्ड मैरिजेस, खासकर सती के अगेंस्ट, रिलीजियस डोगमासिस के अगेंस्ट। इनके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी कुछ लोग कहते हैं कि वेस्टर्नाइजेशन से हमारे बहुत से जो लोकल ट्रेडिशंस थे उनका लॉस हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि रूरल पॉपुलेशन पे बहुत लिमिटेड इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि जो ज़्यादातर ये रिफॉर्म मूवमेंट्स जो हैं अर्बन एरियाज़ में हुई हैं, चाहे वो लिटरेसी है, एजुकेशन है, गरीबी है, कंजर्वेटिव एटीट्यूड है, तो वो कहीं ना कहीं रूरल एरियाज़ में कम हुआ है। कुछ हैं कि रेजिस्टेंस एंड कंट्रोवर्सी बहुत सारी, कि कंजर्वेटिव्स, जैसे फॉर एग्जांपल एबॉलिशन ऑफ सती और विडो रीमैरिज एक्ट ने बहुत सारे अपोजिशन झेले ऑर्थोडॉक्स जो हिंदू अपर क्लास थे। वो कहते थे कि ये जो है वॉयलेशन है हमारे ट्रेडिशनल रिलीजियस प्रैक्टिस का। फिर लेक ऑफ यूनिफाइड, देखो कुछ रिफॉर्म मूवमेंट जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है जो ईवी रामास्वामी का, जिन्होंने एंटी कास्ट और एंटी ब्राह्मण आइडियोलॉजीज़ के खिलाफ लड़े, है ना। बाकी देखा जाए तो लोग जो हैं कहीं ना कहीं ये मूवमेंट जो है एंटी हिंदू स्टांस पे थे, और बहुत सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोगों को इनसे दूर कर गए, और लोग दूर हो गए कि ये लोग जो है हमारे रिलीजन के ही खिलाफ है। जैसे आर्य समाज और ब्रह्मो समाज ने रिलीजन रिफॉर्म किए, लेकिन वो फेल हो गए एड्रेस करने से एक वाइडर सोशलो पॉलिटिकल इश्यूज़ जो हो कॉमन पीपल को है। बहुत सारे इश्यूज हैं अपार्ट फ्रॉम रिलीजन, तो कन्फ्लिक्ट आता रहा रिलीजन ऑर्थोडॉक्सी जो अपर क्लास दे। जैसे फॉर एग्जांपल स्वामी विवेकानंद, उन्होंने कहा कि प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी से ही हम जो है गॉड को पा सकते हैं। वहीं ऑर्थोडॉक्स सेक्शन जो हिंदू सोसाइटी थी, इन्होंने मना किया। जैसे आइडल वर्शिप जो बुरा बोला राजा राम मोहन राय ने, तो उनके खिलाफ हंगामा हुआ। बहुत से अपर क्लास के जो थे ब्राह्मण्स कम्युनिटीज़ थे, उन्होंने कहा कि ये क्या है, ये हमारे रिलीजन को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कुछ है नेगेटिव एस्पेक्ट। तो ये कुछ ओवरऑल जो मैं एक जनरल सर्वे आपको बता रहा था, जनरल सर्वे ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट्स जो वेरियस जो है 18 और 19 सेंचुरी में चले। आपको जो है, आपको क्या करना है, आपको सारे रिफॉर्म मूवमेंट्स के कहीं ना कहीं वही सेम बातें हैं। विडो रीमैरिज, ठीक है, सती, ठीक है, चाइल्ड मैरिज, अच्छा एजुकेशन, अच्छा वुमेन एजुकेशन,
एजुकेशन फॉर ऑल, इक्वलिटी इन ए सोसाइटी, यही चीज़ों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। आपको सिर्फ कुछ पर्टिकुलर क्या याद रखने हैं, आपको याद रखने हैं पर्टिकुलर, जैसे राजा राम मोहन रॉय है, उनका ब्रह्मो समाज है, तो इस तरीके से उनसे रिलेटेड इंस्टीट्यूशन, जैसे दयानंद सरस्वती है, उनका क्या है, उनका क्या है, गुरुकुल्स के बारे में उन्होंने जो बताया, इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस जो रिलेटेड है। किसने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एजुकेशन के लिए उन्होंने किया। तो इस तरह के नाम आपको याद रखने, वो कहाँ से हैं, ठीक है, कौन से एरिया से, क्या क्या उन्होंने रिफॉर्म्स किए, ये चीज़ें। जैसे यंग बंगाल मूवमेंट चली, विवियन डेरोजा, ठीक है, ये चीज़ें, दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। ओके, आंसर राइटिंग के लिए हाँ यू हैव टू रीड, आप जो मैंने आपको दिया ये आप 2 से 3 बार पढ़ोगे, आपका ये प्रिपेयर्ड है, आपको इससे ज़्यादा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतना ही रखते हैं आज के लिए। अब हम जो है इन सब चीज़ों से आगे अब हम पढ़ेंगे राइज ऑफ नेशनलिज्म, जब राइज होता है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इंडिया में। फिर जो है नेशनलिज्म पढ़ेंगे, और फिर जो है हम लोग जो है नेशनल मूवमेंट्स पढ़ेंगे, सिविल डिसोबीडियंस, सत्याग्रह, वेरियस थिंग्स जो है अब हम डिटेल वाइज चलेंगे, ठीक है। अब हम इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। 1857 1947 तक जो बाकी जितनी भी मिसलिनियस चीज़ें थी वो हम कर चुके हैं। अब हम सिर्फ नेशनलिज्म डिस्कस करेंगे, और होप के इन कमिंग 10 days वी विल कंप्लीट द मॉडर्न हिस्ट्री, समझे। तो अब हम जो है अराउंड 1885, ठीक है, जो कांग्रेस की स्थापना इंडियन नेशनल कांग्रेस की, वहाँ से स्टार्ट करेंगे, और 1947 तक, 1880 से जो है 1947 तक जो है ये कंप्लीट करेंगे फेज। ओके, तो इतना ही रखते हैं। तो आई बिलीव कि इन कमिंग 10 days वी विल कंप्लीट द मॉडर्न हिस्ट्री, और उससे 2-4 दिन ज़्यादा भी लग सकते हैं। Then I'm going to take a little break of 4-5 days, and then we will start next. What should we start next? I can give you some options, okay? If क्योंकि हमने जो है हमने इन्वायरमेंट तो कर लिया है, इन्वायरमेंट कर लिया है, ठीक है। उसके 2 टॉपिक रहते हैं, एक जो है टाइगर रिजर्व, दूसरा रहता है एलिफेंट रिजर्व, ठीक है। और दूसरा हमने किया है पॉलिटी कर लिया है, उसके कुछ नहीं बचा, मुझे नहीं लगता, पॉलिटी के जो इंपॉर्टेंट था सब कर लिया। तीसरा हम मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो जो है हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ जो है मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग करते हैं ज्योग्राफी, करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। और नहीं तो या फिर मुझे बताओ फिजिकल ज्योग्राफी करना है आपको, या फिर आपको करना है एंशिएंट हिस्ट्री, और आपको करना है मेडिवल। इन तीनों में से आप मुझे बताना कौन सा आपको करना है। ओके, नेक्स्ट कौन सा स्टार्ट करना है जब मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। मैम सी सेट तो साथ में चल ही रहा है, आप देख रहे हो डेली। हम सी सेट का मैथमेटिक्स की तरफ चलेंगे, मैथमेटिक्स, ठीक है। हम रीजनिंग कर चुके हैं जो इम्पोर्टेंट था। ओके, तो ये प्लान है मेरा, देखते हैं कैसे करते हैं।